तो तुम क्या कह रहे थे कि उदात ने मेरे साथ दगाबाजी की है और तुमने उसे मार दिया है? मैं तुम्हारी इस बात पे कैसे यकीन करूं जेराड? जेराड मुस्कुराया, उससे हाथ पीछे की तरफ किए तो उसका बंदा आईपैड पकड़ कर लाया और उसे दिया। उससे रमशा को देखा जिसमें सिकंदर की बर्दाश्त खत्म हो गई। छुरी जेब से निकाल कर उसकी तरफ आया, उसका कॉलर पकड़कर छुरी की नोक उसकी आंख के करीब लेकर गया। सारे गार्ड सिकंदर की तरफ गोली चलाने वाले ही थे। जेराड ने ऊंची आवाज से कहा, जब तक मैं तुम लोगों से कहूं तब तुम ट्रिगर दबाना, वरना खामोशी से खड़े रहो। अब तुम मेरी बीवी को नहीं देखोगे, वरना इनके कुछ करने से पहले ये दो आंखें तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उसे जोर से झटकते हुए दोबारा अपने निश्चित से बैठा। हाँ दिखाओ भाई, हम भी तो देखें। जो एक मच्छर तक नहीं मार सकता उसे जीता जागता लंबा चौड़ा इंसान मार दिया। रमशा के तो पसीने छूट गए, टांगे कांपने लगी। या अल्लाह, जो ये बोल रहा है वो सच ना हो। उसके मामू, उसका दिल किया वो जेराड को शूट कर दे। गन पे उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। उससे आईपॉड खोलकर कुछ टाइप किया और उसके बाद वीडियो प्लेयर लगाकर उसे सिकंदर और रमशा को दिखाया जहाँ उनके घर का मंजर था। रमशा की सांसें थम गईं। इरा और वक्त फिर कहाँ गई, उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। 2 मिनट बाद उससे हुदात को निकलते हुए देखा। वो गाड़ी की बजाय पैदल जा रहा था। उसके पीछे 2 बड़े हट्टे कट्टे बंदे आए और उसकी तरफ बढ़े और उसको पकड़ने से पहले ही एक ने बड़ी सी राइफल उसके सर पे मारी। रमशा ने सिकंदर को देखा जो मुंह पे हाथ रखे बिना किसी तासुर के उस वीडियो को देख रहा था। वो कुछ कर क्यों नहीं रहा? उसके मामू को मार दिया। उसके बाद वो हुदात को दूसरी सिमत घसीटने लगा। उससे गौर किया कि सर पे जोर से मारने के बावजूद उनकी गर्दन में वो डोज विश शायद दे रहे थे, लेकिन यहाँ गजब हो गया। जहाँ उसे दरवाजे को खोला पाया, वहाँ से एक आदमी बेहोश भक्त को उठाकर ले जा रहा था, जबकि एक लड़की उसके हीरो को पकड़े वैन की तरफ बढ़े। अब रमशा की बस हो गई। उससे गन उठाए और उसे शूट किया। जेराड को उसी की तवक्का थी। वो तेजी से कुर्सी से जरा पीछे हुआ। अब गोली दीवार को जाकर लगी। अब एक हट्टा कट्टा बंदा रमशा की तरफ बढ़ने लगा तो सिकंदर वो छुरी उठाकर सीधा उसके सर पर ठीक निशाने पे मारा। मेरी बेटी और बहन कहाँ है? बताओ मुझे, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। वो उससे करीब आते चिल्लाई। जेराड ने उसे फिर सिकंदर को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन आगे सारी कहानी बोल रही थी। सिकंदर, रमशा सिकंदर की तरफ चीखी। भोले, जो कहता है वो दे दे, मगर इसे कहे मेरी इरो और बात को छोड़ दे। सिकंदर उसकी तरफ आई तो सिकंदर बोला, क्या चाहते हो? जेराड के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। अब हम बात कर रहे हैं ना? उस गद्दार की मौत का मुझे पता था कि तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा, ना ही असर होगा। इसे तुम्हारी दो अनमोल शय को उठा लाया ताकि तुम मेरे सामने हार कबूल करो। सही कह रहे हो, चीनी हुई बादशाह का कोई मजा नहीं है। असल मजा तुम्हें गिराने का है। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मैं भी एक मिसाल कायम करूं अपने लोगों को कि देखो, ये बेरहम सिकंदर हदीद अपनी बेटी, भांजी और बीवी की वजह से झुकने पर मजबूर हो गया। सिकंदर तलखी से हंसा। जेराड, मुझे मत आजमाओ, मुंह की खाओगे। मुझे बताओ सीधे तरीके से चाहते क्या हो? जेराड ने बोतल उठाई और खाली ग्लास में मशरूब डालने लगा। सूखा अनार का जूस। जब भर चुका तो जेराड ने चुटकी बजाई। उसके सामने फौरन भागते हुए बंदा आया। उसे एक छोटी सी बोतल दी और उसे खोलकर उसे जूस में डाला। अगर चाहते हो कि अपनी बेटी, बीवी और भांजी की जिंदगी बच जाए तो इसे पी लो। उसकी बात पे कमरे में एक अजीब सा सकूत छा गया। क्या हुआ? इतने बुज़दिल हो, कितनी सी बात नहीं मान सकते? तुम्हें तो गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ा। हाँ, चाहो तो ये काम कर सकते हो सकता है मैं तुम्हें बख्शने का सोचूं, लेकिन ये आसान हल है। तुम्हारी अना कायम रहेगी। ये मौत का अमृत पीकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दो सिकंदर हदीद। क्या बकवास है? मेरी बेटी और भक्त को अभी छोड़ो जेराड, वरना यही जहर मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। वो कहरबान नसों से देखते हुए गुर्राई। हाय, मैं तो चाहता हूँ, मगर तुम्हारा शोहर मुझे अपने हाथों से मार देगा और मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी बेटी और भांजी वैसे भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर इनकी जिंदगी चाहती हो तो अपने शोहर को गंवाना होगा। मैं ये सब देखने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। सिकंदर, इसकी बातों में नहीं आएंगे आप। अब वो खुलकर हंसा। उसकी हंसी शैतान की झलक देती थी। और एली सिकंदर, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? क्या तुम्हारी जगह तुम्हारी रे मरेगी? सिकंदर की आंखें जरा मजीद गहरी हुई, जैसे उससे पीछे किसी का अक्स देखा हो। फिर वो बोला, ठीक है, मगर तुम मेरी बेटी और भांजी को छोड़ दोगे, नहीं तो मैं बेशक मर जाऊं लेकिन तुम्हारा कर्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जेराड के साथ रमशा को भी झटका लगा। सिकंदर ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। रमशा अपनी आंखों से ये मंजर नहीं देख सकती थी।
इसी तेजी से भागी और सिकंदर की ग्लास पकड़ने से पहले वो उठा चुकी थी और उसने एक ही सांस से पूरा जूस पी लिया। सिकंदर तेजी से उठा। रे जेरार्ड 1 मिनट के लिए उस लड़की की हरकत पे साकित हो गया। सिकंदर ने उसको थामकर ग्लास उससे खींचा और उसके हाथों में इतना जोर था कि ग्लास उसके हाथों से टूट गया। वो उसको खूंखार नजरों से देखते हुए दौड़ा। रमशनीनाम आंखों से सिकंदर उसके हाथों को देखा, उसके बाद जेरार्ड को, जो मुस्कुराकर एकदम कहका लगाने लगा था। लेकिन जैसे ही ऐसा था, कोई चीरती हुई चीज जाकर उसके कंधे के अंदर घुसी। उसकी चीख पर वो उसको देखने लगा, जिसके सीने के बिल्कुल करीब खून निकलने लगा। इतने बड़े डॉन हो जेरार्ड, और जहर खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। शेम शेम। उन्होंने देखा, गन थामे लंबा चौड़ा खुदाद हट के अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर ने सुकून से अपनी आंखें बंद की और रमशा अपने मामू को देखकर खिल उठी। मामू! जेरार्ड ने उसको झटके से देखा। तुम कैसे जिंदा? भाई, जरा सा सर पे मारने से थोड़े ना इंसान मर जाता है। और क्या तुम्हारी क्लिप ने मुझे कवर नहीं किया कि कैसे वक्त पे मेरे बंदे आ गए और उन्होंने मेरी जान बचाई? वैसे तो मेरा कमाल था। खैर, तुमने इतने भोंडे बंदे रखे जिनको एक बंदा भी सही से मारना नहीं आता, और एक फोहर किडनैपर जिसको अगवा का अलिफ तक नहीं याद पता। उससे सिकंदर को धमकाने वाले थे। उस मेघन पे तो मेरी बीवी भारी हो गई। अपने हाथों से उसकी जान ले ली। ओह, मैं अपनी बीवी के पास कैसे पहुंचा? सिंपल, उससे एक कड़ा पहना था जो तुम्हारी मैगी डार्लिंग उतारना भूल गई, जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। झटके पे झटके जेरार्ड को लगा वो गोली लगने से ज़्यादा इस बात पे सांस नहीं ले पाएगा उसकी बीवी ने कैसे मेगन की जान ले ली। खुल गई बीबी नंबर 1 की आंखें। किसी ने उसके मुंह पे पानी फेंका था। जब उसकी आंखें तकलीफ से खुली तो उसने देखा, वो फुल मेकअप में चुड़ैलों की तरह मुस्कुराती और कोई नहीं, मेगन थी। बख्तावर ने इर्द गिर्द देखा तो बड़े ही सुनसान सी जगह पर थे, जबकि जगह ही बेहद खौफनाक थी। बड़े बड़े शीशे से नजर आते खौफनाक जंगल के नज़ारे, अंदर की टूटी फूटी दास्तान। उसका दिल लम्हे में डूब गया था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। उससे मेगन को देखा, फिर बोली, क्या चाहती हो? उसकी आवाज़ से अजीब सी सख्ती थी, जिसे सुनकर मेगन हंस पड़ी। मैं चाहती तो बहुत कुछ थी, मगर तुम्हारे डियर अंकल, ओह सॉरी मॉमी, ने मेरे से ये चाहने का हक ही छीन लिया। मेरी बेटी, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी और मेरा बाप, इतना सब कुछ छीनने के बाद तुम्हें लगता है मैं उसे खुश रहने दे सकती थी? हर किसी का टाइम आता है स्वीटी, और अब तुम्हारे मामा का टाइम है। बख्तावर के जबड़े भींच गए। तुम्हारे साथ वही हुआ जिसकी तुम मुझसे एक थी। तुमने अपनी हरकतों से अपने हाथों सब कुछ खोया है। मेरे मामा ने वार्निंग दी थी ना, उस वक्त अपना ख्याल क्यों नहीं आया? जानती थी ना कि वो मिनटों में पूरी नस्लें तबाह कर देते हैं। तब अपने अहम लोगों के खो जाने का डर तुम्हारे अंदर क्यों पैदा नहीं हुआ? माय गुडनेस, उस हकलाती मशीन ने तुम्हारे मुंह में भी जुबान डाल दी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है स्वीट हार्ट। आखिर एक और सरप्राइज सीखा ही नहीं तुमने। उसके बाद मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कापू की मासूम सी भाजी कम से कम गिड़गिड़ाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, है ना? वक्त ने उसे नासमझी से देखा, तो जब मेगन उसकी नजरों के सामने से हटी तो उसका दिल लम्हों में फट पड़ेगा। इरू! और उसका कोई आम सा बंदा वो देखता, वो भी काम चाहता। नन्ही सी राह की आंखें बंद थी और उसके छोटे छोटे हाथ जिससे वो मजे से सालियां मारती, किसी की आंसू साफ करती, अब बेरहमी से बंधे लगे थे। वो बेहोश कुर्सी पे बैठी थी और सबसे होलनाक मंजर उसके गर्दन में मौजूद रस्सी थी जो ढीली थी। मगर अगले लम्हे वक्त ने मेगन की तरफ देखा। वो सीने पे बाजू लपेटे शैतानी मुस्कुराहट उछालती बोली, कैसा लगा सरप्राइज? उस शख्स को तो ये सजा नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी, मगर जो कि वो मेरे हाथ आने का नाम लेता तो फिर उसके लिए की सजा उसकी नस्ल ही भुगतेगी। वो कहते हैं ना, जब बंदा मर जाता है तो उसकी जायदाद उसकी औलाद को मिलती है। यहाँ की कहानी का अलग ही मोड़ है। उसके मरने की सजा उसकी बेटियों को मिलेगी। स्वीटी, हिलना मत, जरा अपनी गर्दन में रस्सी देख लेना। बख्तावर, जो तड़प कर किसी तरह उठकर वो रस्सी इरा की गर्दन से निकालना चाहती थी, एकदम फ्रीज होकर वो बोझ अपनी गर्दन में भी महसूस करने लगी। अगर तुम हिलोगी तो अपनी आंखों के फट जाने की उम्मीद करोगी, देखने से पहले किसी भी वक्त मर जाना पसंद करोगी। इसलिए तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें ये देखना नहीं पड़ेगा, गारंटी देती हूँ। हाँ, तुम दोनों की अब्बू अम्मी जरूर देखेंगे। बख्तावर को लगा अंदर जो कुछ खाया पिया है सब बाहर आ जाएगा। एक बार फिर वही मंजर आ गया था, जहाँ वो बेबसी के मुकाम पर थी। तब अकेली थी तो
कैसे रूह पे हेबततारी हो गई थी। अब अब उसकी जान सी बहन, उसकी रूह उस मुसीबत में थी। नहीं, वो इस जंग में मर जाएगी मगर अपनी जान इरा को कुछ नहीं होने देगी। उससे अपनी औलाद खोई है। इरा को हरगिज़ एक आँच भी नहीं आने देगी। वो टाइनी के जाने पे संभल गई। इरा को कुछ हुआ तो सब मर जाएँगे। कोई ये गम सह नहीं पाएगा। ना वो रहेगी, ना खुदा, ना आपी और ना मामा। वो सोच कर ही चीख-चीख कर रोने का दिल कर रहा था। उससे आँखें ज़ोर से बंद की और गहरा साँस छोड़ा। उसके हाथ पीछे बाँधे गए थे, वरना दिल कर रहा था किसी तरह इस औरत की गर्दन अपने हाथों से अलग कर दे। हाँ, उसके अंदर इतनी वहशत भर चुकी थी। हाँ, उसके अंदर इतनी वहशत भर चुकी थी कि इतना टॉर्चर करने की उम्मीद जाग उठी थी। वो किसी भी हाल में उस औरत को ज़िंदा नहीं बख्शेगी। बात अब इरा की थी। उसे इरा की तरफ देखने की बजाय उसे देखा और सपाट लहजे में बोली, तुमने जो कुछ मेरे साथ करना है उस पे उफ़ नहीं करूँगी, मगर मेरी बहन को अभी इसी वक़्त छोड़ दो, वरना कसम है मेघन, मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि पूरा अंडरवर्ल्ड क्या पूरी दुनिया तुम्हारे अंजाम को सुनकर दहल उठेगी। मेघन जो लैपटॉप सेट करने लगी थी, एकदम उसकी बात पे हँस पड़ी। आई सी बख्त, आई लाइक इट। मगर डियर, अब इससे आगे मत बोलना। इस मासूम की चीज़ें इसके बाप ने भी सुननी है। मेघन, अगर हीरा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा एक एक अज़ा काट कर उन्हें तेजाब में फेंकूंगी। इसलिए अभी इसी वक्त रस्सी हटाओ। पहले खुद को तो इसके ऐसे निकाल लो, फिर वो काम करना। उप्स, तुम फिर जियोगी कैसे? इस बच्ची की लाश तुम्हें जीने कैसे देगी? अपनी औलाद की मौत के गम से तो निकल नहीं पाई, इसके गम ने तो तुम्हें वैसे ही मार देना है। बख्तावर की आंखें और चेहरा सेकंड में सुर्ख हो गया। मैं बेशक जीऊँ ना जीऊँ, लेकिन इस बात की गारंटी दे दूँ कि तुम्हारी बेटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके उन्हें चील कौवों को ना खिलाए तो मेरा नाम भी बख्तावर आलम नहीं। मेघन का चेहरा उसी वक़्त सफ़ेद हो गया। वो लम्हे में बख्त के पास आई और अपने बड़े नाख़ूनों से बख्त का चेहरा पकड़ा। अपनी औलाद को बचा नहीं सकी, मेरे हाथों। इतनी बदकिस्मत हो कि इस वक़्त उसके जाने पे रो ना पाई। इतनी बुरी मौमी है ना। वक़्त की बेबी देखो, प्यारी मैगी आंटी ने कोशिश तो की, मौमी भी साथ हो, मगर मौमी तो ठीक है। उससे अपना मामा प्यारा था। उससे मामा की खातिर अपनी बेटी को भी दुनिया से जाने दिया। अब क्यूट बेबी मत परेशान होए, मौमी के साथ नन्ही सी आंटी भी साथ आएंगी। वक्त को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, तो वो एक्सीडेंट मेगन ने करवाया था। उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेगन है। मेगन ने जोर से उसका मुंह झटका। ओहो, मुझे सही से देख नहीं पाई थी बेचारी, ऊपर से जहन भी तो हिल गया था। याद दिलाऊं वो दिन या वो मंजर अपनी आंखों से दिखाऊं? बख्तावर का जिस्म कांपने लगा, उसका सर घूमने लगा। लग रहा था हर शय उसके समेत हिल रही है। पेट में अनगिनत मरोड़ महसूस हुए। सांस तेज होने लगी, तनफ्फुस सेकंड बाद सेकंड मुश्किल हो गया। नहीं, अभी उससे खुद पे काबू पाना है। इरा, इरा की जान सबसे ज़रूरी है। उससे बेबसी से ऊपर देखा। अल्लाह, अब आपके भरोसे पर हूँ। मुझे इस इम्तिहान में मत डालिएगा, मैं नहीं सह सकूंगी। अल्लाह, अब आप इस मुसीबत से मुझे निकालें। उससे पीछे हाथों को रगड़ा ताकि रस्सी से हाथ निकाल सके बाहर, मगर रगड़ से सवाए जलन की कुछ नहीं हो रहा था। जलन की परवाह किए बगैर वो अपने हाथ रस्सी की गिरफ्त से निकालने की भरपूर कोशिश करने लगी। इस तगदो में वो बड़ी खामोशी से काम कर रही थी, बिना कुछ कहे। ओहो! बोलती ही बंद कर दी मैंने बच्ची की। खैर, चीखें तो बहरहाल सुननी है तुम दोनों की, अभी थकने नहीं देती। बख्तावर की उंगलियां ताको-तोह के दरमियान किसी नुकीली चीज़ पे जाकर लगीं, तो उससे होंठों को सिसकी निकालने से सख्ती से रोक दिया। मगर एकदम उस नुकीली चीज़ से उसका ख्याल आया कि वो रस्सी को किसी तरह खोल सकती है। उससे हाथ उसी तरफ लेकर जाकर रगड़ने शुरू कर दिया। अब उसका हाथ इस दौरान ज़ख्म से बर्बाद क्यों ना हो जाए, वो इरा की खातिर सब सह जाएगी। इरा की एक भी चीज़ सुनाई नहीं देगी, चाहे खुद की चीखों का गला घोंटना पड़े। मेगन ने उसे देखा जो सर झुकाए बिल्कुल साकित बैठी हुई थी, मगर उसके हाथ आहिस्ता से बड़ी हरकत में थे। तुम्हें बार बार अज़ाब में उस आदमी की वजह से झेलता हुआ पाकर बड़ा अफसोस होता है। फिर उसका फ़ोन बजने लगा तो उससे देखा तो तेज़ी से फ़ोन उठाया। यस बॉस। हाँ, तैयार शयार है। बस लाइट्स कैमरे की तैयारी के बाद आपके एक्शन के मुंतज़िर होंगे। हेलो, हेलो। एक तो कमाल की जगह ढूंढी है बॉस, सिग्नल ही काम नहीं करे। हाँ, वो सेटिंग के लिए बंदा भेजा है, आता ही होगा। वो उनको एक नज़र देखने के बाद सीधा आगे बढ़ी। अब वक्त ने अपने काम में तेज़ी बढ़ा दी। बेबसी से मेगन की पुश्त को देखते हुए उस सेरा को और उससे ऊपर सेटिंग को देखा कि ऐसा क्या करे
जिससे दोनों की जान बच जाए। खुद पे तो रस्सी निकाल लेगी मगर उसी पल ईरू नहीं, कुछ और सोचना है। ऐसा कि पहले ईरू की बचत हो। इरा को देखते हुए उससे बहुत रोना आ रहा था। मेरी जान, सॉरी। बिप्पा परेशान मत होना, अभी कुछ नहीं होने देगी। उससे दूसरी तरफ देखते हुए कोई चीज़ तलाश की, फौरन ही भागकर रस्सी काटनी पड़े। सोचते सोचते हुए उसे एहसास ही हुआ कि उसके हाथ इतने पसीने से भर गए थे कि अपनी पैनिक की वजह से वो आराम से हाथ जैसे तैसे निकाल सकती थी, या फिर उस कील की रगड़ से एक घेरा खुल ही चुकी थी। वो तेजी से बिल आगे अपना काम कर चुकी थी जब मेगन की बात सुनकर साकित हो गई। उस हरकलिस को दफना दिया? ओहो, बेचारी मरने से पहले बेवा हो गई। हाय, कितने गम देखेगी। इस खबर से तो उसके बाप ने तड़प कर वहीं सपाट मर जाना है। लगता है वो आ गया। बस 5 मिनट दे, सेटिंग करके लाइव आते हैं। हुदाद, उसका हुदाद। बख्तावर एकदम फट पड़ी, उसे चीख कर रस्सी अपनी गर्दन से निकाली और उसी वक्त उठ खड़ी हुई कि उसके उठने पर इरा की रस्सी ने इरा को उठाना चाहा, मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि किसी गोली की आवाज़ से रस्सी टूट गई थी। वक्त तेजी से भागकर इरा को थाम चुकी थी, जो एकदम बेहोशी में झटके से हिली। मम्मी, पापा, मेरी जान, मेरी जान। उसे तेजी से रस्सी निकाली तो उससे मेगन की चीखें सुनाई दी। खुदात की आवाज़ से सब समझा दिया कि अल्लाह ने उसकी मदद की है। बख्तावर, इरो। खुदात भाग कर आया और उससे भक्त और इरा को घेरे में लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र मैं वक्त पे आ गया। मेरी जान, तुम दोनों ठीक हो? बख्तावर ने हुदात को देखा तो दंग रह गई। हुदात के माथे से खून निकल रहा था मगर वो ठीक था, जिंदा था। उसका हुदात जिंदा था। हुदात ने तेजी से रस्सी इरा की गर्दन से निकाली और बेहोश इरा को चूमने लगा। इरा, इरा, नाना आ गए, मेरी गुड़िया। बख्तावर ने मेगन को देखा जिससे कंधे पे लगी थी और वो गिर कर उठने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सामने गिरी हुई पिस्तौल को थाम कर उसका काम तमाम कर सके। वक्त हुदात के बाजुओं से निकली और तेजी से उस तरफ भागी। यू बिच, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बख्तावर ने जब उसको गन की तरफ बढ़ते हुए देखा तो पैरों से गन को दूर जाकर फेंका, जिसमें अपने जख्मी कंधे को पकड़े वो तड़प कर चीखी। बख्तावर ने आओ देखा ना ताओ सीधा ठोकर उसके सीने पे मारा। वो चीख उठी। बख्तावर। खुदा चीखा। करीब मत आइएगा मेरे खुदा, करीब मत आइएगा। ये औरत मेरी बच्ची की कातिल है। ये औरत मेरी बहन को टॉर्चर करने वाली थी। ये औरत हम सबकी रूह फना करने वाली थी। इससे मैं उसे दूसरी ठोकर मेगन के मुंह पे मारी। मैंने कहा था ना मेरी बहन को छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहा था ना मैंने। उससे झुककर उसके बाल पकड़े मेगन जो मुक्का उसके पेट पे मारने लगी। उससे बख्तावर ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारा। मैं तुम्हारी नजरों में कमजोर लड़की होंगी मगर तुम्हारी ये सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा एक माँ से वास्ता पड़ा है। एक बच्ची खो दी, दूसरी बच्ची पे बुरी नजर भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने मेगन की गर्दन पकड़ ली। तुम मीरा को मारोगी, उसकी चीखें निकालोगी, मेरी बहन को कोई हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट दूंगी, सुना तुमने? दबाव बढ़ता जा रहा था, वक्त की वहशत बढ़ती जा रही थी। मेरी बच्ची को मार दिया, इसे नहीं मारने दूंगी। इसके लिए मैं सबकी जानें लेने को तैयार हूँ। तुम इससे हाथ नहीं लगाओगी। आंसू निकलने लगे। मेगन तड़प रही थी, उसका चेहरा नीला होता जा रहा था। मैंने अपनी माँ खोई, अपनी बेटी खोई, अपनी बहन नहीं खोऊंगी। तुमने गलत बंदा इस्तेमाल किया। बख्तावर, बख्तावर, छोड़ दो मेरी जान, बख्तावर। खुदात मस्जिद बख्त को इस हालत में नहीं देख सकता था। वो इरा को पकड़कर उस तरफ आया, बख्त को हटाने लगा मगर बख्त अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। उससे वादा किया था कि बात ईरू की आएगी तो अपने हाथों से जान लेगी। वो अपनी बात पे पूरी उतरी। खुदात बख्त की इस हरकत पे ठहरी गया। उसे बख्त के इस कदम पे गहरा झटका लगा। बख्तावर ऊपर देखते हुए पता नहीं किससे दिल में मुखातिब थी मगर खुदा समझ गया। उसे अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए था और उसे इंसाफ मिल गया था। बख्त, मेरी जान। बख्तावर ने एकदम हुदात को देखा जो घुटने के बल झुका, इरा को पकड़े उसे भी उठाने लगा। बख्त ने मेगन की लाश देखी, फिर अपने हाथों को, उसके बाद इरा को तड़प कर उससे हुदात से इरा ली और उससे खींच लिया। आप ही की जान, आप ही की जिंदगी, आप ही कुछ नहीं होने देंगी, आप ही की जान। वो इरा को चूमते हुए बिल्कुल दीवानी माँ लग रही थी। हुदात ने बख्तावर को घेरे में लिया और उसे यहाँ से लेकर जाने लगा। उसे वक्त पे इस वक्त फख्र महसूस हुआ मगर डर था कि अब वक्त पहले जैसी नहीं रहेगी। खुदात, ये होश में आ जाएगी ना? इतने शोर में ये उठ क्यों नहीं रही? बिल्कुल ठीक है मेरी जान, इसकी सांसें और नब्ज बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बस बेहद गहरी नींद में है। उससे बख्तावर को गाड़ी में बिठाया था
तो वक्त पे तीसरी बार खुदात से पूछ रही थी। खुदात ने उसके सर पे प्यार करते हुए इराक हाथों को प्यार से सहलाया, जो हल्का सा किसमसाई। वक्त उसे अपने सीने से लगा गई। आप ही कुछ नहीं होने देंगी मेरी रूह, बस जल्दी से आगे खोलकर खुलकर हंसना है, कहना है आप ही। नो क्राई, मी जूनी बा है। मेरी जूनी बात सारी दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाऊंगी। मामा से लड़ना पड़ा तो लड़ पड़ूंगी, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसके हाथ उसके एक एक नक्श को चूम चूम कर पागल हो रही थी। उसके आंसू बहे जा रहे थे और हुदात को वक्त की तड़प पे तकलीफ हो रही थी। उससे वक्त को बिना डिस्टर्ब किए गाड़ी स्टार्ट की। उसी वक्त वक्त ने हुदात का बाजू थाम लिया। हुदात ने उसे देखा और उसी लम्हे दोनों बिखर गए। हुदात ने वक्त का चेहरा थामा और वक्त ने हुदात की गर्दन पकड़ी। दोनों अपनी शिद्दतों में अपना गम भुलाने की कोशिश में थे। सारा दर्द, सारी झुंझलाहट एक दूसरे पर निकाली। वक्त के आंसू इस दौरान बहे जा रहे थे, जबकि हुदात उन आंसुओं को बड़े प्यार से समेट रहा था। मुझे लगा मैं खो खो चुकी हूँ, हुदात ने उससे प्यार करते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं लगा, तुम्हें पता था मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी हिम्मत से अपना काम मुकम्मल करके मेरा सहारा लिया, क्योंकि तुम्हें पता था ये इस सफ़र के आखिर के दौरान में तुम्हें मेरा कंधा मिलेगा। इसी हिम्मत बोलो, मैं हूं बख्ता, कम से कम तुम्हें ये धोखा नहीं दूंगा। आई लव यू हुदात। शुक्र है ट्रोमा में इस बार नहीं गई। हुदात भी शरारत से पास नहीं आया। तुम्हें बताता चलूं, हमने अपनी बीवियों को इतना तैयार किया है कि वो अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करना जानती हैं। अब जो कि मैं इतने आराम से आया हूं, तो बताता चलूं, जैसे तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की, वैसे ही मैंने इस दौरान तुम्हारे बंदे खरीद लिए। उप्स, काबू लगता है ये तुम मेरी तरह दगाबाज निकले, इनको मार दिया। जेराड अपने कंधे को पकड़े मुड़ा और उसे देखा, जो मजे से चलते हुए उसकी तरफ आया। जेराड ने अपने बंदूक को देखा तो चिल्लाया, देख क्या रहे हो, चलाओ गोली। उससे जैसे कहा किसी ने ठोकर से उसे नीचे गिरा दिया। उसे देखा, सिकंदर जेबों में हाथ डाले मजे से उसे देख रहा था। उसने जो कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया, ये मेरे बंदे हैं, कापुस सिकंदर हदीद के बंदे। और तुम क्या हो जेराड? इस वक्त भी जेराड थे, अब भी जेराड हो। तुम्हें लगा तुम दौलत से सबको नहलाकर ताकत खरीद सकते हो, तो तुम गलत थे। माय डियर, अगर ताकत खरीदी जाती तो आज सिकंदर हदीद इस मुकाम पे न होता। मैं इस मुकाम को हासिल करते हुए अपना आप लुटा दिया, अपना सारा खून पसीना बहा दिया। उसे जोर से ठोकर उसके सीने पे मारी। वो कहा, तुम पछताओगे सिकंदर, देखना तुम पछताओगे। मैं 17-18 साल नहीं पछताया, तो अब क्यों पछताऊंगा? उसे टेबल से छुरी उठा ली। अब तुम सुकून की दुआ करो जेराड, क्योंकि इसके लिए तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगे, मुझे पैसों, कुर्सी, हर चीज का लालच दोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं दे सकूंगा। वो उसका इंजाम रमशा तो क्या, हुदात तक की आंखों में भी बर्दाश्त न कर पाए। वो तेजी से गन फेंक कर हुदात की तरफ भागी और हुदात ने बंदूक को इशारा किया कि प्राइवेट मेडिकल मंगवाएं। खून की बू और जेराड की चीखें उस कमरे में सेकंड पर सेकंड फैलने लगी। उसके जख्मी हाथ में नर्स पट्टी बांध रहा था। रमशा सीने पे बाजू लपेटे उसके सख्त भरम चेहरे को तवक्कुर से देख रही थी। कैसी वहशत थी, कैसा गुस्सा था। इतना गुस्सा उससे कभी नहीं आया था। रमशा पर जितना आज उसकी मामूली सी हरकत पे आ गया। उसके लिए तो मामूली हरकत होगी, मगर सिकंदर की तो जान पर बनाई। अगर उस मशरूम में वाकई जहर होता तो कहाँ जाता वो। अपने तक तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसे जूस में लाजमी जहर नहीं डाला होगा उनके प्लान के मुताबिक। मगर जब रमशा फुर्ती से वो ग्लास उठाकर बिना सोचे समझे पी चुकी थी, तो ना सिर्फ उसकी दिलेरी पे कांप उठा, बल्कि जेराड की हैरतज़दा मुस्कुराहट पे उसका दिल किया खुद को मार डाले। जिंदगी में रमशा इतनी बुरी नहीं लगी थी जितना उस समय लगी। उसकी कमजोरी सबके सामने ऐसे आया करेगी, उससे ऐसा सोचा नहीं था। स्टिचेस के लिए नम इंजेक्शन नहीं लगवाया काबू, मगर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दूं? सिकंदर हदीद ने उसे इतनी सख्त नजरों से देखा कि नर्स बिन कहे उसका ऑर्डर समझ गया। साई लाते हुए अपना बॉक्स उठाकर खुले एम्बुलेंस वैन की तरफ बढ़ा। रमशा आगे बढ़कर उसका हाथ थामने लगी कि सिकंदर ने हाथ उठाकर उससे रोक दिया। मेरे करीब भी मत आना। रमशा के कदम उसके सख्त कटीले और सर्द लहजे पे जम गए। इतनी अजनबियत तो सिकंदर ने उसके जख्मों और बेवकूफ़ियों पर भी नहीं दिखाई थी जितना अब रमशा अंदर से लर्ज उठी। सिकंदर। रमशा, अब तुमने मेरा नाम लिया या मेरे करीब आने की कोशिश की, तो खुदा की कसम मैं कुछ कर बैठूंगा। दाऊद, मैंने आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। सिकंदर, जो जेब से सिगरेट निकालकर यहाँ से उठने लगा था, एकदम ठहर गया। क्या क्या कहा तुमने? मेरी जान बचा रही थी? हैं? हो क्या तुम, सुपर वुमेन या वंडर वुमेन?
और जान ऐसे बचाई जाती है कि दूसरे को बचाने के लिए खुद वो अमृत पी जाओ। ऐसे बचाया जाता है, जवाब दो। अब वो पूरे कद से खड़ा उसके पास आकर इतनी बेरहमी से दौड़ा कि रमशा 2 कदम पीछे हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिकंदर उसके आंसू देखकर तमस्साना अंदाज में हंसा। उसकी हंसी पे रमशा के दिल को कुछ हुआ। नहीं रमशा मोहतरमा, आज मैं इन आंसुओं पे नहीं पिघलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कर लिया आपने मनमानी। मौत को आपने गुड्डे गुड्डी का खेल समझ लिया। तो क्या करती फिर मैं? बताएं मुझे। तमाशाई की तरह खड़ी आपको मौत की जानिब धकेलता हुआ देखती। बोले तो, आपके मुताबिक मैं आखिर आपकी बीवी, आपकी मोहब्बत क्या करती? भरोसा करती। वो उसके मुंह पर आके घुराया। रमशा अब की 1 इंच भी नहीं हिली। उससे मुट्ठियों को बंद करते हुए खुद पे काबू पाया। भरोसा करती कि तुम लोगों की जिंदगी में एक आंच भी नहीं आने दूंगा। लड़ते लड़ते खुद को खत्म कर डालूंगा, पर तुम्हें एक खराश भी नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक अनाड़ी खिलाड़ी हूं। अब मेरे में वो बात कहाँ? रिश्तों और हालात ने तो मुझे कमजोर कर दिया है। सिकंदर मौत के मुंह से बचकर आया, अब रमशा दी क्वीन मुझे बचाएगी। रमशा ने उसकी आंखों में देखा तो कांपती थोड़ी सी बोली, मगर मेरी जिंदगी तो आप में है। खुद को तकलीफ देते हुए आपने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे वजूद और रूह में कितने घाव पड़ेंगे। वजूद के जख्म तो मनमैल हो जाते हैं, मगर जब रूह अजियत में मुब्तला हो जाए तो उसके निशान ताउम्र किसी साई की तरह आपके साथ रहते हैं। रही बात ही कदम उठाने की, तो मैंने आपकी अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा था। मैं कभी मरकर भी ऐसा नहीं चाहूंगी। मैं अपनी जिंदगी को बचा रही थी। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? उससे कहते हुए सिकंदर का हाथ पकड़ा तो सिकंदर ने अपना हाथ झटका। ये निशान, इन निशानात की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि तुम्हारे हर उस अमल का जवाब था। मैं इस उम्मीद पे कि मेरी बहादुर बीवी मेरे इंतजार में खुद को बर्बाद करने की बजाय मेरी रूह की हिफाजत किसी शेरनी की तरह करेगी। मैंने पैगाम भेजा था ना बराक के हाथों, फिर भी मेरे लफ्जों की गहराई को न समझ सकी। होशो हवास इतना भुला चुकी थी कि अपनी जुबान से नाश न हो गई। इतनी कमजोर तो नहीं थी तुम रे। मेरी मोहब्बत ने तो तुम्हें ताकतवर बनाया था। मेरे पैगाम में एक उम्मीद थी, वही उम्मीद तुमने अपने हाथों से गवा दी। वो मजीद कुछ कहता उससे ऊंची आवाज से रोकर उसकी बात काटी थी। आप बहुत बेरहम हैं दाऊद। आपकी मोहब्बत ने ताकतवर बनाया था, आपकी जुदाई ने मुझे मार डाला। एक जिंदा लाश से आपको कौन सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं थे? हाँ, क्या करती मैं? खुशी से आगे बढ़ जाती, आपको भूल जाती। ऐसे ही मुमकिन था तो बर्दाश्त कर पाते। देख सकते अपनी रे को अपने बगैर इतना खुश। मतलब आपकी मोहब्बत के मामले में हर अमल हर बगावत जायज़ है, मगर वही काम मैं करूं तो मैं कमजोर बुज़दिल। मैं थक चुकी हूं दाऊद। क्या आप नहीं थके? बताएं। हम्म, आप तो लॉर्ड हैं, काबू हैं, आप कैसे थक सकते हैं? मगर मेरी बस हो गई है। उससे अपने आंसू को बेदर्दी से रगड़ा। सिकंदर का चेहरा तपिश से सुर्ख हो रहा था। बस नहीं चल रहा था, उसका गला दबा देता। गुस्से में वो इतना अंधा हो जाता था कि इर्द गिर्द का होश नहीं रहता था। मगर इस लड़की के पास वो जादुई जंजीर थी जिससे उसके अंदर के पीस को जकड़ा हुआ था। वो चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं था। और हाँ, मुझे आपके लिए 1000 बार वो मौत का अमृत पीना पड़े तो मैं खुशी-खुशी पीऊँगी। ना मुझे आप मोहब्बत में फ़ना हो जाने के लिए रोक सकते हैं और ना मैं आपको। वो जाने लगी तो सिकंदर ने अपने ज़ख्मी हाथ से उसके बाजू को बेरहमी से पकड़ा। अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हारे हाथ-पैर भी काटने पड़े, तो मैं ऐसा करूँगा। अब मैं कोई रियायत नहीं दूँगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें रमशा। अगर इस जिस्म पे एक खरोच का बाइस भी तुम बनी तो तुम सिकंदर हदीद का वो रूप देखोगी जिससे ये अंडरवर्ल्ड भी नावाकिफ है। तोबा, उसकी दहशत में तो अगले का हार्ट फेल हो जाता था। वो तो उसकी रे थी। 1 मिनट के लिए फ्रीज हुए वो उसे देखने लगी जो किसी भेड़िए की तरह उसे चीर जाने को तैयार था। उससे बहुत समझा लिया रे को, प्यार मोहब्बत दीवानों की जुबान से। अगर वो उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करेगी तो वो उसे अब हरगिज़ नहीं बख्शेगा। उस पे हावी होते हुए धीमी आवाज़ से बोला, अब तुम्हारी मोहब्बत भी मुझे नहीं रोकेगी रे। तुमने आज सही मानों में सिकंदर हदीद को चारों शाने चित किया है, और सिकंदर को ये वाली हार हरगिज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ा है। वो दिल जिसकी हर धड़कन पे रे सुनाई देता था। अब मुझे वक्त लगेगा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसके सख्त लहजे में रमशा को लगा उसकी आवाज़ जज्बे से भारी और कुछ हद तक उलूखीर हो गई है, मगर खुद को रोक के उसको झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। रमशा ने सिकंदर की आखिरी हदों को तोड़ दिया था। वो उससे क्या वादा तोड़ चुकी थी कि वो अपने आप को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके कट, सिकंदर की वहशत, उसके बेरहम
ना मनमैल होने वाले ज़ख्म तक उसे रोक ना सके, तो फिर वो बेबसी के मारे उसे उसके हाल पे छोड़ चुका था। मगर अपनी कंडीशंस पर क्या वो कोई भी अमल भुगतने पे तैयार रहे? वो चारों बख्तावर और उदात के लिए घर देखने लग गए थे। उस वाक़ये को 1 हफ़्ता हो चुका था। सिकंदर रमशा से नाराज़ था। नहीं, बल्कि उससे अपनी रेस से मुकम्मल बायकॉट किया हुआ था। ना वो उसकी तरफ देखता था, ना उसके बोलने पे कोई जवाब देता था। जब वो उससे करीब आती, उससे प्यार से मनाने की कोशिश करती, तो इरा को अपने पास बुलाकर उसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो जाता। तो उससे औकात फ़ोन में किसी अहम मीटिंग का बहाना करता। कभी एलेक्स और जावेद को लेकर कहीं निकल जाता। मतलब रमशा के मनाने का कोई सीन ही नहीं था। रात के टाइम भी वो दूसरे कमरे में लॉक लगाकर सो जाता और दरवाज़ा पीटते-पीटते थक जाती वो। उससे रमशा को कितना इम्तिहान में डाला था, वो क्यों नहीं देखता कि उसकी जुदाई में उससे खुद को कितना टॉर्चर किया था। जबकि वो बेवकूफ़ लड़की बार-बार ये बात नहीं समझ पा रही थी कि वो दरअसल खुद को तकलीफ़ देकर दरहकीकत सिकंदर को मारने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर की जान रमशा में थी और वो उसको अनगिनत सबूत दे भी चुका था, मगर वो ज़िद्दी लड़की मोहब्बत के मामले में उस पर ही गई थी, ढीठ। और सिकंदर को उसके तौर तरीके हर हाल में ठीक करने थे। चंद महीनों की जुदाई ने उसको जीने के काबिल नहीं छोड़ा था। अगर वो सचमुच मर जाता तो पता नहीं क्या होता रमशा और इरा का। रमशा ने तंग आकर बख्तावर से बात करने का फैसला किया और उससे मौका आज मिला जब वक्त ने सिकंदर और रमशा से कहा कि उनके साथ चले। वक्त और हुदाद ने ऑल स्टेट टाउन में रहने का फैसला किया। हुदाद एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनकर वहाँ हॉस्पिटल में काम करेगा और वक्त अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मुकम्मल करके डिग्री हासिल करेगी। सिकंदर और रे ने इधर वियना में हमेशा रहने का इरादा किया क्योंकि रा यहाँ से अब नहीं जाना चाहती थी। हनान ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। कहने को तो वो साल की छुट्टी लेकर आया था, मगर अब यहाँ रहने को कोई जवाब नहीं रहा था। सिकंदर ने यहाँ एक होटल खोलने का इरादा किया, जिससे वो चाहता था कि हनान यहीं उसके साथ रहकर उसका बिजनेस पार्टनर बन जाए, जिससे हनान इनकारी हो गया। वो अपनी ड्यूटी आखिरी दम तक निभाना चाहता था। उसे ये नौकरी अजीज थी। वैसे भी उसके पीछे मामलात किससे संभालने थे, क्योंकि खुदाद और वो यहाँ आ चुके थे। सिकंदर ने भी फिर जिद नहीं लगाई, मगर उससे हन्नान को वापस भेजने पे उदासी हुई। इरा साथ नहीं गई, क्योंकि उसे ऐलान का फुटबॉल मैच देखना था। सिकंदर को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो किसी तौर पे राज़ी नहीं हो रहा था। रमशा ने भी समझाना चाहा तो उसे नज़रअंदाज करके हुक्म जारी कर दिया कि रू उनके साथ जाएगी। उसके सख्त लहजे पे रमशा का दिल बैठ गया। वो आखिर राज़ी क्यों नहीं हो जाता? वो अलग बात है कि रू को मोटे-मोटे आँसू उदात के ज़ोर देने पे वो बिलाखिर ठाड़ कर बोला, मैं वाक़ई मर गया हूँ। सबके लिए जो जी में आए करो। इरा को वो डाँटे या नाराज़ करे सवाल ही पैदा ना होता। अब वो तीनों 1-2 घर देखने के बाद एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। सिकंदर और हुदाद ऑर्डर लेने गए थे, जबकि बख्तावर और रमशा अपनी नशिस्त पर बैठकर एक दूसरे को देखने के बाद बाहर के नज़ारे को देखने लगे। रमशा ने महसूस किया बख्त ज़रूरत से ज़्यादा चुप थी। उसे पता चला था कि बख्तावर ने अपने हाथों से मेगन को मारा है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसकी मासूम बख्त इतनी बड़ी, इतनी निडर और दलेर हो गई, उसे सोचा ही नहीं था। बहरहाल उससे बख्त से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि हुदाद ने मना किया था कि बहुत डिस्टर्ब रही है। पुरसुकून तो है, मगर किसी इंसान को पहली बार अपने हाथों से मारना उस पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। वक्त पर भी पूरी तरह असर छोड़ा था, मगर उससे किसी भी ज़ाहिर नहीं होने दिया था। राज़ी हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। रमशा ने एकदम उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। रमशा उदासी से मुस्कुराई। कितना टॉर्चर करती हूँ तुम्हारे मामा को मैं वक्त, आखिर मैं उन्होंने फटना ही था। हाँ, करती तो बहुत है, मगर मेरे से कम। मेरा बंदा तो अपना सर नोच-नोच कर पागल हो जाता है। वो अलग बात है, अभी तक गंजे नहीं हुए। रमशा हँस पड़ी। मामू को गुस्सा ज़रूर आता है, मगर इस बार मामू का मैंने कमाल ज़ब्त देखा है। जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को सँभाल कर खुद पे लगी बेतहाशा दर्दनाक कीलें बर्दाश्त की, हर किसी की बस की बात नहीं है। जब मामू को सितारा इम्तियाज़ मिला था, तो एक ज़हन में सवाल आया था कि ठीक है, मामू उसके हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये बहुत कुछ खोया है। मगर एक बात समझ नहीं आई थी कि सिकंदर इतने परसिस्टेंट क्यों थे कि उन्हें हर हाल में ये खिताब मिले। ऐसे मामलों में फँस भी जाता है। फिर भी मामू के लिए उन्होंने रिस्क लिया। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। मामू हकदार है, सब इज़्ज़त और मोहब्बतों के। हम दोनों मामू और शौहर के मामले में लगी रही आप भी। मेरा भी दिल था कि मामू की सब इज़्ज़त करें, उनको नफ़रत की बजाय प्यार और एहतराम की निगाहों से देखें, क्योंकि वो उसके हकदार हैं। मगर ये भी सही है कि मामू को उन्हीं से प्यार और इज़्ज़त मिली
जो उनको वाकई दिल से चाहते हैं और मानते भी हैं। बहरहाल मेरा चाहना तो उन्हें पसंद ही नहीं है। मेरी मोहब्बत और कुर्बानी उन्हें ना जाने की तैश दिलाती है। मैंने मोहब्बत में वही काम किया जो वो करते आए हैं। बख्तावर ने रमशा के हाथ पे हाथ रखा। मर्द हैं आप ही जान, और मर्दों को मुकाबलाबाजी हर किस पसंद नहीं है, चाहे बात मोहब्बत ही की क्यों ना हो। उनको अपने तौर तरीके अपने ही पे अप्लाई करना पसंद है। उनकी ज़हनियत कहती है कि वो उसमें बरहक है। अगर ये हरकतें उनकी महबूबा करेगी तो वो उनकी नसों में एमा की लगेगी। छोड़ो उन्हें, गुस्सा अब इतने भी टिपिकल नहीं है मामा। जो ज़्यादा नाराज़ रहेंगे आपको सीधा करना है बस। रमशा का मुंह खुल गया हैरत से, फिर बेबसी के मारे लब काटते बोली, मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है भक्त। वो नहीं मानेंगे, वो कभी इतना नाराज़ नहीं हुए, चाहे बात बड़ी से बड़ी क्यों ना होती। आप ही, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आपने मामा को अपने साथ शादी के लिए हाँ करवानी है, किसी भी तरह से, जबकि वो आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ है। रमशा उसे आंखें दिखाते हुए तेजी से बोली, थोड़ा बहुत नाराज़? वो आदमी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता भक्त। मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं सिर्फ सिकंदर की हरकत पर बिना सोचे समझे मशरूब पी गई। मेरे बताने का मकसद भी यही था कि वो जो करने जा रहे हैं उस सवाई का मज़ा वो भी तो चखते। उन्हें भी पता चलता कि मैंने ये महीने किन कांटों पे गुजारे। अगर उस मशरूब में सचमुच जहर होता और मेरे कुछ करने से पहले सिकंदर कुछ कर लेते तो पता नहीं भक्त, सोच के ही लगता है कि मैं जुबान से भी लफ्ज़ों ने नाता तोड़ लिया था। बहुत सारी मदद के बावजूद भी उसे पैनिक अटैक आ जाते थे। कुछ हद तक वो हिस्टेरिक भी हो जाया करती थी। सिकंदर उसकी हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा था, उससे भी रूठ गया था। वक्त रमशा के साथ वाली कुर्सी पे बैठी और उससे पानी की छोटी बोतल खोलकर पिलाने में मदद की जो एक वेटर रख कर गई थी। लंबी लंबी सांस से और कुछ ना सोचे, आप ठीक हैं अभी? मामा जिंदा है, अब आप परेशान नहीं होंगी। रमशा ने सर हिलाकर खुद को बेशुमार बार कोसते हुए पानी का सिप लिया, फिर ग्लास को टेबल पर रख दी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। अव्वल तो उसमें अगर ज़हर होता तो मामा वो कभी ना पीते। दूसरा आप ही, जितना आपने सफ़र किया उससे कहीं ज़्यादा मामा ने टॉर्चर सहे। आपके साथ तो हम सब थे आप ही, मगर मामा तो बिल्कुल अपनों से अलग थलग ही जंग लड़ रहे थे। किसके लिए? आप और इरू की ज़िंदगी के हाथे। आपने ही तो उनके जिस्म में बेपनाह गहरे घाव देखे। जितना आपने अपने बाजुओं को जख्मों से भर दिया उससे कहीं ज़्यादा मामा ने रिटेलिएट किया। वो मैच भूल गई क्या, जहाँ आपने अपनी आंखों के सामने उन्हें पिटते हुए देखा? वो आपको सबक सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे, वो अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने खुद को आपसे जुदा कर गुनाह अजीम कर दिया है। वो किसी और तरीके से भी इस मसले को सुलझा सकते थे, मगर क्या करते आप ही। उनकी हुकूमत टूट गई थी, सारे उनके खिलाफ थे। एक मजबूत काबू से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती आप ही। वो मजबूत बहादुर खुद को खुशी खुशी कुर्बान कर सकते हैं, मगर डरपोक कमजोर शौहर बनकर आप और इरू की जिंदगी तबाह करके नहीं मर सकते थे। वक्त ने उसका हाथ थाम कर उसे दबाया। वो आपसे नाराज नहीं, अब आपको पता है क्या करना। उनसे वादा करना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि आप अब ऐसी कोई पागलों वाली हरकत नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही, इरू भी बहुत मुतासिर हुई इस सारे हादसे में। उसका भी सोचना है कितनी ज़रूरत है उसे आप दोनों की। वो बख्तावर की तरह लगी नहीं आप ही। हर कोई मामा जैसा रिश्तेदार नहीं होता। वो रुल जाएगी आप दोनों के बगैर। रमशा ने मुस्कुराकर सा हिलाया। मेरी प्यारी बहादुर आपी, जैसे आपने उस मनहूस को मिलकर बर्बाद किया, ऐसे ही हर मौके पे एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल में डट कर मुकाबला करना है। अब हम प्लान करते हैं। मामा है मेरे, कैसे नहीं मानेंगे। वो दरअसल आपकी आंखों को अवॉइड कर रहे हैं, है ना? इसलिए जैसे ही आपकी नसें उनकी नसों से टकराएंगी तो बस बूम, वो सड़ू सिकंदर हदीद से रेगे सिकंदर हदीद में तब्दील हो जाएंगे, और फिर बेशुमार ट्रैम्पलिंग। रमशा उस सारे कुछ सोचते हुए ब्लश करते हुए धीमे अंदाज से हंस पड़ी। सिकंदर और दाद खाने की ट्रे पकड़े आए और उन दोनों को हंसता हुआ हैरत से देखने लगे। उस टाउन की दिलकशी ही अलग थी। दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें अब बर्फ की तह जमी हुई थी, नीचे गहरा सब्ज पानी जो कि फ्रीज हो चुका था, इर्द गिर्द रंग बिरंगे घर। बख्तावर को अपना नया स्टार्ट अच्छा लग रहा था। रेलिंग पे हाथ रखे वो दूर पानी को देख रही थी, जबकि उससे अपने साथ किसी को देखा। राशि कब करेंगे उन्हें? उसे सिकंदर को देखा जो ब्लू जीन्स ग्रे स्वेटर के ऊपर हाफ स्लीव्स पॉलिस्टर जैकेट पहने स्मैशिंग लग रहा था। फिलहाल तो नहीं, तुम बताओ, यू ओके? उससे बख्तावर को देखा जो पिंक लूज
स्वेटर, ब्लैक जीन्स के ऊपर ओवरसाइज पर्पल जैकेट पहने गुमसुम सी खड़ी थी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है मामा? सिकंदर ने उसके सर पे हल्की सी चिपत मारी। अब अपने वाहिद दोस्त से भी झूठ बोलोगी? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं वाकई ठीक हूँ। बस लगता है अब मैं मासूम बख्त नहीं रही। सिकंदर की आंखें हिर्स से फैली। ये तुमसे किसने कहा? तुम तो मुझे बार बार हीरो की याद दिलाती हो। मेरी नज़रों में अभी भी तुम छोटी सी गुड़िया हो, जो बिल्ली के मर जाने पे 2 हफ्ते गम मनाकर रोई थी। इतनी मासूम कि बाद में चूजे भी काम वाली की बेटी के हवाले कर दिए कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी। इतनी हसास, सबका ख्याल रखने वाली कि अपना गम अपने अंदर छुपा कर रखती, बस मामा किसी तरह परेशान न हो। मुझे वो दिन याद है जब मुझे बुखार था और मैं सख्त चिड़चिड़ा हुआ था कि कुछ खाए पिए बगैर बेहोश होकर सो गया। उस दिन मेरी बख्त ने पहली बार 14 साल की उम्र में नमाज पढ़ी और मेरे लिए इतनी दुआएं की, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया, मुझ पे सूरतें पढ़कर फूंकी, और भी बहुत से तरीके जो तुम्हें बानों ने बताए, उन पर अमल किया। बस किसी तरह मेरी मामा ठीक हो जाए। ऐसी लड़की मासूम नहीं होगी तो और कौन होगा? मामा तब मासूम थी ना, अब नहीं रही। मैंने इन हाथों से पहली बार किसी की जान ली। मानती हूँ कि मैं बरहक थी। अगर उस वक्त मैं कदम नहीं उठाती तो इरा को खो देते हम। मैंने टाइनी खो दी उस औरत की वजह से। मेरा को नहीं खो सकती थी, उससे हम सब की जिंदगी तबाह कर दी। मगर मामा अब मैं मासूम नहीं रही, मैंने किसी की जान ले ली। भक्त रोने वाली हो गई। कम है प्रिंसेस। बख्तावर ने भक्त को अपने साथ लगाया। कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं होते। उस काम के पीछे वजह कितनी ही वैलिड क्यों ना हो, हम पर मनफी असर ज़रूर छोड़ती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर इस अमल पे गिल्टी हरगिज़ मत होना। उसे तुम्हारी बेटी नहीं छीनी, उसे तुम्हारे से रोने का हक भी छीन लिया था। उसे हुदात को तुमसे अलग कर दिया। उसकी वजह से तुम्हारी आपी और इरो ने सफ़र किया। उसको मारकर तुमने सबके साथ इंसाफ किया है बख्त। अगर तुम उसे ना मारती तो इरो को। उसे तकलीफ से आंखें बंद की। ये एक सेल्फ डिफेंस था। नहीं मामा, ये कत्ल था। और अगर मुझे उसको मारने का बार बार मौका मिलता तो मैं ऐसा ही करती। मुझे इस हकीकत को ऑन करना है। मैं आप सबके लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। आप ही हर वक्त क्यों कुर्बानी दे? आप ही हर वक्त हमारे लिए क्यों सफ़र करें? हमारा भी हक है कि हम आपके लिए कुछ करें। आप ही ने ऐसा किया है, इसलिए उनसे नाराज़ होने की बजाय उन्हें समझें। उन्होंने आपको वाज़िया करना था कि मोहब्बत में एक तरफ कुर्बानी नहीं दी जाती। मोहब्बत दो तरफ़ा कुर्बानी देने का नाम है। मुझे ऐसे आप दोनों को नाराज़ देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं? सिकंदर हंस पड़ा। नहीं, नाराज नहीं, बस उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं नहीं बख्शूंगा। मेरा बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान लेती है ये लड़की। फिर ना करते आप लड़की को अपने प्यार में पागल? ये मेरे हाथ में नहीं था। सिकंदर ने उस तरफ देखा जहाँ हुदार और रमशा बेंच पे बैठे टूर गाइड खोले एक दूसरे से बात कर रहे थे। मामा एक बात पूछूं आपसे? सिकंदर ने बख्तावर को देखा, उसकी आंखों में लिखा सवाल था। उससे वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। बोलो। बोलने के लिए उसकी जुबान ही साकित हो गई। बख्तावर मामा के तासुरात देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं और आप अम्मी और नानी अम्मी की कब्र पे चले? मतलब अभी नहीं, इस सब से फारिग होकर। वो मामा से पूछना चाहती थी कि क्या बाबा आपके पहले विक्टिम थे, मगर वो मामा पे इम्तिहान नहीं डाल सकती थी। सिकंदर बख्त की बात पे गहरा सांस लेते हुए खुलकर मुस्कुराया। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं और तुम जाएंगे। इनको देखकर जलो मत। मामा भांजी वाला ड्यू हमारा बेस्ट है। हम्म, वो तो बस मामा बख्ता हमारी तरह जिंदगी को थोड़ी जिया है। रमशा ने हुदात को देखा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैं तो इससे देख रही थी कि वो सिकंदर को बनाने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं। मनाए हुए को क्या बनाएगी? थोड़ा ड्रामा कर रहा है, उसे करने दो। बहुत ज़्यादा हसास हो तुम भाई, चिल किया करो। आप वाली कूलनेस मेरे में आ जाए मामू तो क्या ही बात है। मगर मैं क्या करूं? जब तक सिकंदर बात नहीं करेंगे अंदर बेचैनी से पागल होती जाऊंगी। उसे भी पागल होने दिया करो। 4 महीने काफ़ी नहीं थे पागलपन के लिए। वो अब खुदात को देखने लगी। सिर्फ उसने नहीं सहा मिशू, तुमने भी बराबर का सफ़र किया है। और ना सिर्फ सफ़र किया है, इस दलदल से खुद निकली हो। किसी ने तुम्हारी मदद की, तुमने अपनी जान खुद बचाई। तुम अपनी डार्कनेस से खुद अपने बलबूते पे बाहर आई हो। ये बहुत बड़ी जश्न की बात है।
इस कामयाबी को ऑन करो, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे घबराओ। वो आदमी तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है। आया तुम उसके अंदर की जंग में जीती भी हो, या बस मसनूई हिम्मत का खोल चढ़ा लिया है। उसे गलत साबित करो। उसे बताओ तुम उसकी रे ऑफ सनशाइन के साथ खुद की भी रे ऑफ सनशाइन हो। खुद के लिए भी जीना सीखो। इंसान का बेहतरीन दोस्त वो खुद होता है, और ये मैंने सीख लिया। शायद इस कठिन मरहले में सरवाइव करने की वजह मेरी खुद से दोस्ती थी, वरना मैं फिर उस 14 साल की कहते तन्हाई और अंधेरे के जोन में आ जाता। इसलिए मेरी मिशे इस घबराहट को अपने अंदर से खींच कर निकाल दो, क्योंकि घबराहट बहुत से जावियों में तब्दील होती है, जो आपके अंदर को किसी दीमक की तरह ख़त्म कर देता है। उससे रमशा के कंधे को दबका रमशा ने अपनी जैकेट की जेब से वो उकाब का बैज निकाला जिस पे चैंपियन रोशनी पड़ने पे दमक रहा था। उससे आगे बढ़कर हुदाद के स्वेटर पे बैज लगाने लगी। हुदाद ने हैरत से उसे देखा। ये क्या कर रही हो? हकदार को उसका एहसास बख्श रही हूँ। इस कड़े इम्तिहान में आपने एक बार भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। डटे रहे जब तक आपकी मिशी ठीक नहीं हो जाती। आपने एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बोलने से ज़्यादा आपने सुनने, समझने और अमल करने पे यकीन किया। आप जैसे बंदे हर डिप्रेस अंधेरे में बंद हुए इंसान को मिल जाए तो कोई बंदा खुद को नुकसान देने का ना सोचे। चैंपियन तो वो है जो अपनी जंग के साथ साथ दूसरे को भी जीताना सिखाए, दूसरे को भी खड़ा होना सिखाए। आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे को गिराते हुए पाए गए ताकि वो जीत सके। मेरी नज़र में वो हार है। फाते तो वो है जो दूसरे का हाथ थामकर उसको दलदल से निकाले। आप मेरी चैंपियन है मामू। उदात ने मुस्कुराकर रमशा को अपने साथ लगाया। मेरा कोई कमाल नहीं है मिशे। जो कुछ सीखा तुम्हारे शोहर से सीखा कि रिश्ते आखिर होते क्या है, उनके लिए इंसान किस हद तक जा सकता है और क्या कर सकता है। सब कमाल तुम्हारे दाऊद का था। और इसमें कोई शक नहीं था कि नफरत का मुजस्मा शेर दाऊद रिश्तों की अहमियत और कदर भी सीख सकता था।